नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आया हूं नई वीडियो। आज से हम लोग क्लास 12th के सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। टर्म 2 का ये चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 10 के नाम से आपको ये बुक में मिल जाएगा। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम ट्रेनिंग स्पोर्ट्स का आधा हिस्सा कवर करेंगे। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, पूरी पीपीटी की। एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरी वीडियो को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आगे और पार्ट्स डालूं और चैप्टर को कवर करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। बाकी आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़े रहें। बाकी पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री पीडीएफ में जाना, 12th क्लास के सेक्शन में आपको इस पीपीटी की पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या, इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से क्या समझते हैं? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग is a special process of preparation of sports persons based on scientific principles aimed at improving and maintaining higher performance capacity in different sports activities। कहना क्या चाहता है? देखिए, हर चीज में बेहतर होने के लिए हम तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? जब हम स्पोर्ट्स में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, मेडल जीतना चाहते हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। ये एक स्पेशल प्रोसेस है प्रिपरेशन का, किन के? स्पोर्ट्स पर्सन्स के। और ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। और ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि जो हमारी हाईएस्ट परफॉर्मेंस है उसको हम पा सकें, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें, जो फिलहाल हमारी परफॉर्मेंस चल रही है उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है। अगर एम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप लोग? द मेन एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज टू प्रिपेयर अ स्पोर्ट्समैन फॉर हाईएस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस इन अ मेन कंपटीशन इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स और इवेंट। तो वही कहना चाहता है कि आखिर करता क्यों है कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? ताकि वो अपने हाईएस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस को अचीव कर सके। जैसे अगर किसी की क्षमता है, वो ओलंपिक्स तक पहुंचने की क्षमता है, तो अगर वो अच्छे से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे ध्यान देगा, अच्छे से डेली ट्रेनिंग करेगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेगा, स्पोर्ट्स मेडिसिन का ध्यान रखेगा, डेली परफॉर्मेंस को अपने एनहेंस करेगा एक एक करके, तो एक दिन वो ओलंपिक का मेडल भी लेके आएगा। अब चलते हैं हम लोग स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ से आप क्या समझते हैं? तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो क्या है डेफिनेशन का मतलब? हमारी मसल्स की वो क्षमता है कि हम ताकत लगा पाए। अगर आपके सामने कोई फोन रखा है, आप उस फोन को उठा के साइड में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके हाथ में स्ट्रेंथ होना जरूरी है, ताकत होना जरूरी है। ठीक है। तो ताकत कुछ नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए जो हमें क्षमता चाहिए होती है वो ताकत होती है। डिफरेंट डेफिनेशन है इसकी, जैसे बैरो एंड मैकगी ने जो डेफिनेशन दिया वो क्या है? स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट टू एक्सर्ट फोर्स। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, किसी पूरी बॉडी या किसी भी उसके पार्ट की एक ऐसी क्षमता है कि हम लोग फोर्स लगा सकें। मैथ्यूज क्या कहते हैं? मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द फोर्स दैट अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस इन वन मैक्सिमम एफर्ट। तो वही चीज है सेम, कि मसल्स ताकत लगाती हैं, एक बार में आप जितनी ताकत लगा सकते हो वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली ताकत होती क्या है, लेकिन प्रकार जानने भी जरूरी हैं। तो इसके प्रकार बेसिकली दो हैं। पहला होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, दूसरा होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ। नाम से ही समझ आ रहा होगा स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? जब आप ताकत तो लगा रहे हैं लेकिन आप स्थिर हैं, आपकी बॉडी मूव नहीं हो रही है। ठीक है। जैसे मान के चलिए आप प्लैंक पोजीशन में हैं। प्लैंक पोजीशन में अगर आप प्लैंक करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा आप मूव नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आप मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आपका एब्डोमिनल पोर्शन इतनी ज्यादा ताकत लगा रहा होता है उस टाइम, पूरी इवन होल बॉडी बहुत ज्यादा पावर लगाती है। तो वो क्या है? आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ है एक। स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम लोग आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के भी नाम से जानते हैं। इस शब्द को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से अभी 2 मिनट बाद कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूजुअली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स बट इन वेट लिफ्टिंग इट इज यूज्ड इन फेजेस। क्या कहना चाहता है? देखिए, स्टैटिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी गेम्स में ये डायरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट कुछ गेम जैसे वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग में जब एक मूवमेंट आती है
जो एथलीट होता है पूरे के पूरे वेट को शोल्डर के ऊपर अपने काबू करके रखता है, ताकि जो रेफरी है वो देख सके कि इसने काबू पा लिया है इस वेट के ऊपर। तो उस टाइम पे बॉडी एकदम स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, बिल्कुल भी मूव नहीं करती है और वेट को उठा के रखता है। तो वो क्या एग्जांपल है? स्टैटिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है। अब आ जाते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ में। नाम से ही समझ आता है जहां पे मूवमेंट होगी वो आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, क्या होगी? जहां पे मूवमेंट होगी वो डायनेमिक स्ट्रेंथ होगी। इट इज द एबिलिटी टू अप्लाई अ फोर्स रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि आप बार बार किसी चीज को कर रहे हैं तो वो क्या होगा? आपके डायनेमिक स्ट्रेंथ होगा। जैसे पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए। पुशअप्स जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे, मैंने 50 पुशअप मारे, मैंने 20 मारे, मैंने 30 मारे। तो वो काउंट कर रहे हैं, 1 2 3। आखिर काउंट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रही है, वो बार बार नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं। और जिस चीज में मूवमेंट होती है वो डायनेमिक स्ट्रेंथ का एक एग्जाम्पल है। तो क्या लिखा है? मूवमेंट्स आर क्लियरली विजिबल व्हेन समवन यूजेस डायनेमिक स्ट्रेंथ। इन ईच स्पोर्ट्स मूवमेंट स्ट्रेंथ अपीयर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए, जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो बहुत प्रकार की है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के 3 प्रकार मेन है: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। आइए इन्हें समझते हैं एक एक करके। टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ। अब टाइप्स इसके कौन कौन से हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ के? पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। नाम से ही समझ आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, कि आप मैक्सिमम कितनी पावर लगा सकते हैं एक बार में। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज नॉट यूजुअली seen in majority of sports. It is used in those sports in which very heavy resistance have to be tackled. क्या कह रहा है? ज्यादातर खेलों में हमें ये नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर खेलों में हमें पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें ताकत के साथ साथ स्पीड की भी जरूरत होती है, तेजी की भी जरूरत होती है। लेकिन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, शॉट पुट कुछ ऐसे गेम हैं जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा ताकत चाहिए, ना कि तेजी से ताकत चाहिए। ठीक है, तो आई विश ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सेकंड, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नाम से ही समझ आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है। इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। जब आप तेजी के साथ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हैं वो आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटीज। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्प्रिंट स्टार्ट है, 100 मीटर की जो रेस होती है, 100 मीटर, उसकी स्टार्टिंग में आप देखेंगे किस तरीके से जो एथलीट होता है कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगाता है, ताकत लगाता है, लेकिन साथ में स्पीड भी होती है। और जहां पे स्ट्रेंथ और स्पीड एक साथ कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल जंपिंग इवेंट्स भी है। बिल्कुल। लास्ट है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटीज। क्या मतलब है? अभी तक हम ताकत को समझ रहे थे, लेकिन अब मैं बोलूं कि ताकत, आप थकने के बाद भी कितनी देर तक आप ताकत लगा पा रहे हो, वो क्या है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। क्या बोला मैंने? ताकत तो आप लगा रहे हो, लेकिन थकान के बाद भी आप कितनी देर तक ताकत लगा पा रहे हो, कितनी क्षमता के साथ ताकत लगा पा रहे हो, वो आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। It can be defined as the ability to overcome resistance or to act against resistance under the condition of fatigue. अब ये जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है ये स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक स्ट्रेंथ भी हो सकती है। कैसे? देखिए, जब आप कोई स्टैटिक मूवमेंट करते हैं, बाई चांस आप लेके चलिए कि आप प्लैंक पोजीशन में है, तो थकान तो उसमें भी हो रही है और थकान के बाद भी आप उसमें भी बने हुए हैं अपनी पोजीशन में। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। डायनेमिक कैसे? मैं आपको बोलूँ कि आपको 100 जंप करनी है, 50-60 जंप के बाद आप थक गए हैं, लेकिन जब भी आपने 100 कंप्लीट करी है, इसका मतलब कि आपने डायनेमिक स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस दिखाया है अपनी। ठीक है, आप इसे ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में देखेंगे, स्विमिंग में देखेंगे, रोड साइकिलिंग में देखेंगे, कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होता है। जैसे रेसलिंग है, 3-3 मिनट के 3 उसमें सेशन होते हैं। तो सिर्फ 9 मिनट का गेम है और पूरी की पूरी ताकत लगा के रखनी है 9 मिनट में। 1 मिनट 1 सेकंड भी आप रिलैक्स नहीं हो सकते हो। तो वो किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब चलते हैं मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। तो किन तरीकों से आप जो स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव कर सकते हो? देखिए, आपको अगर स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, अपनी ताकत लानी है शरीर में, तो आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। प्रतिरोध आपको शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ेगी। पहला जिसमें आता है आइसोमेट्रिक, दूसरा आता है आइसोटोनिक और तीसरा आता है आइसोकाइनेटिक। जैसा कि मैंने बताया था 2 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे, तो अब वो समय आ चुका है। आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज होती हैं वो क्लियरली आपको दिखेंगी नहीं। जैसे मान के चलिए कोई दीवार है, मैं और आपको बोलूं कि इस दीवार को धक्का देते रहो, लगातार धक्का देते रहो,
तो आप धक्का तो देते रहोगे पर वो दीवार हिलेगी नहीं, आप भी नहीं हिलोगे। क्यों? क्योंकि आप लगातार ताकत लगा रहे हो। तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन आपकी वो एक्सरसाइज तो है। इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आता। जब आपकी मूवमेंट ही नहीं हुई तो मसल में चेंज कैसे आएगा? ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? वर्क इज नॉट डन। क्योंकि क्यों? फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब हमारी दीवार हिली ही नहीं तो उसमें कोई डिस्टेंस तो आया ही नहीं, तो जो वर्क हो गया वो तो जीरो हो गया, क्योंकि फोर्स तो आपने लगाई लेकिन डिस्टेंस तो हुआ ही नहीं। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब कि जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिख के आना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल पहला है पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल। अगर आप किसी दीवार को लगातार धक्का लगाते रहते हैं तो वो एग्जाम्पल है आइसोमेट्रिक का। होल्डिंग स्क्वाट पोजीशन अगेंस्ट वॉल। एक वॉल के साथ अगर आप स्क्वाट पोजीशन में कंटिन्यू बने रहते हैं बिना किसी मूवमेंट के, वो एग्जाम्पल है आइसोमेट्रिक का। प्लैंक हो गया। अब आ जाते हैं आइसोटोनिक पे। आइसोटोनिक में क्या होता है, मूवमेंट्स आसानी से देखी जा सकती हैं, जैसे जंप्स हो गया। जब आप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप की एक्सरसाइज में मूवमेंट बड़े अच्छे से दिखती है। एक बार डंबल आप शोल्डर के पास लेके जाते हो जिसे हम कंसेंट्रिक फेज कहते हैं, और एक बार उस डंबल को वापस नीचे लेके जाते हो, शोल्डर से दूर लेके जाते हो, जिसे हम इसेंट्रिक फेज कहते हैं। ठीक है। इसमें मूवमेंट होती है, इसी वजह से इसमें जो मसल की जो लंबाई है, जो मसल की जो लेंथ है, वो भी लगातार बदलती रहती है। थर्ड, वर्क इज डन। अब आप पूछेंगे सर इसमें वर्क क्यों है डन? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस है। डंबल जो है वो कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो डिस्टेंस है, फोर्स है, इस वजह से वर्क डन भी है। इसका एग्जांपल कैलिस्थेनिक्स हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया। ठीक है। आइसोकाइनेटिक क्या होता है? आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये खासकर आपकी काफी महंगी मशीनें होती हैं उनकी मदद से ही की जाती है। मशीनें करती क्या है कि मशीनें आपकी जो बॉडी की जो मूवमेंट है, मान के चलिए मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूं, जब मेरे हाथ में सिर्फ डंबल था आइसोटोनिक में, मैं अपने डंबल को अपने हिसाब से ऊपर नीचे ला पा रहा था। कभी मैं तेज ताकत लगा पा रहा था, कभी मैं धीरे ताकत लगा पा रहा था। ठीक है। लेकिन आइसोकाइनेटिक में क्या होगा, मेरे हाथ को मशीन पकड़ के रखेगी और उसमें हम कुछ एक मेजरमेंट डाल देंगे कि भाई मेरे को इतने वेट पे एक्सरसाइज करनी है, तो मशीन सिर्फ उतना ही वेट आपको अलाउ करेगी, उतनी ही स्पीड अलाउ करेगी। ठीक है। इसीलिए काफी महंगी एक्सरसाइज मानी जाती है, क्योंकि इसके लिए कुछ मशीनों की जरूरत पड़ती है आपको। इसमें होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है थ्रू आउट द कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट। इसका एग्जांपल देख लीजिए तो बेहतर समझ आएगा। साइबेक्स मशीन हो गई, ब्रेस्ट इन स्विमिंग हो गया, ट्रेडमिल हो गया। ट्रेडमिल से समझाता हूं आपको, आप जिम में जाते होंगे, आप उसमें स्पीड डाल देते हो कि मेरे को 6 यूनिट स्पीड चाहिए, तो वो जो ट्रेडमिल है 6 यूनिट पे आपको भगाती है। 8 पे डालोगे 8 पे भगाएगी, आप उस स्पीड से नीचे नहीं भाग सकते, या तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। ठीक है। इस तरीके से ही आप उसको टैकल कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको तीनों चीजें समझनी है और ज्यादा डिटेल में, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? आइसोमेट्रिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जिस एक्सरसाइज में आपकी जो मेजरमेंट है, अब किसकी मेजरमेंट? मसल की मेजरमेंट। मसल की मेजरमेंट मतलब कि मसल की जो लेंथ है वो सेम रहती है। तो आइसोमेट्रिक का क्या मतलब है? मसल लेंथ रिमेन्स सेम। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब इसमें भी सेम ही होता है, और टोनिक का मतलब होता है टोन। तो जो आपकी टोन होती है, जो आपकी मसल जो ताकत लगा रही होती है वो सेम होती है, और इसमें मसल जो टोन होती है वो सेम होती है। इस वजह से जो मसल की लंबाई है वो बदलती रहती है। ठीक है। कभी आपकी मसल छोटी होगी, आपने अगर ध्यान दिया हो जिम में जब आप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो बाइसेप्स ब्रैक की जो मसल है वो एक बार छोटी होती है जब आप ऊपर हाथ लेके आते हो, और जब डंबल नीचे लेके जाते हो तो आपकी जो बाइसेप्स मसल है वो लंबी होती है। इसी वजह से वो आइसोटोनिक का एग्जांपल है। तीसरा हमारा आइसोकाइनेटिक। आइसो का मतलब होता है बराबर, और काइनेटिक का मतलब है स्पीड। इसका मतलब कि पूरी एक्सरसाइज में जो आपकी स्पीड होगी एक्सरसाइज को करने की वो सेम होगी। ठीक है। तो क्या कहा मैंने? जो आपकी स्पीड रिमेन्स सेम थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक टाइप थी, आपको आई होप समझ आया होगा। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद बताइए इसमें से कौन सी फोटो किसका एग्जाम्पल है, कौन सा आइसोमेट्रिक का है, कौन सा आइसोटोनिक का है, कौन सा आइसोकाइनेटिक का है। चलिए मैं बताता हूं एक एक करके। पहला एग्जाम्पल, आप इतनी महंगी मशीन देख के ही बता सकते हो कि सर इतनी महंगी मशीन की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जो एथलीट है वो फिक्स कर सके कि मेरे को इतनी मेहनत करनी है, इस स्पीड पे करनी है। ठीक है। तो पहली जो एग्जांपल है, ये जो विमेन एक्सरसाइज कर रही है, आइसोकाइनेटिक का एग्जांपल है।
दूसरा प्लैंक कर रहे हैं तो मैंने बताया था प्लैंक में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है, इस वजह से ये आइसोमेट्रिक का एग्जांपल है। तीसरे व्यक्ति जो हैं ये बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, बाइसेप की एक्सरसाइज। मसल आप देखेंगे पहले पार्ट में लंबी हो रखी है और दूसरे में जब डंबल ऊपर है तो छोटी हो रखी है, इस वजह से आइसोटोनिक का एग्जांपल है। फोर्थ पिक्चर आपका एक मूवमेंट में है, लगातार एक ही मूवमेंट में बनी हुई है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ये एग्जांपल है आइसोमेट्रिक का। फिफ्थ में आप खुद ही बता सकते हैं कि आइसोटोनिक का एग्जांपल है, ठीक है। और ये जो ट्रेडमिल पे, माफ कीजिएगा, ट्रेडमिल और जंप वाला दोनों पांचवा है, लेकिन जो महिला है, जो वुमेन जंप कर रही हैं, ये आइसोटोनिक है। और ये जो एथलीट, जो मेल एथलीट हैं ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हैं, ये आइसोकाइनेटिक है। और छठा जो फोटो है जिसमें एक खिलाड़ी ये जो दीवार को लगातार धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक्सरसाइज कर रहा है, कौन सी, आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो आपके सामने मैंने लिख दिया है कौन सी एक्सरसाइज है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब चलते हैं कि एंड्योरेंस क्या होता है। तो एंड्योरेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मस्कुलर एंड्योरेंस रेफर्स टू द नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ अ सिंगल एक्सरसाइज यू कैन डू विदाउट नीडिंग टू स्टॉप एंड रेस्ट। क्या कह रहा है कि आपकी वो क्षमता है कि आप कितने रेपिटेशन कर सकते हो किसी एक एक्सरसाइज का बिना रुके या बिना अपनी एक्सरसाइज को विराम दिए हुए, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स को दो तरीके से बांटा गया है, एक है नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर और एक है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के ऊपर। अभी हम बात करते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर। पहला है बेसिक इंड्योरेंस, दूसरा है जनरल इंड्योरेंस और तीसरा है स्पेसिफिक इंड्योरेंस। बेसिक इंड्योरेंस क्या है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। इसमें जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं वो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं सिर्फ। अब आप पूछेंगे सर एरोबिक क्या होता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होगी उस टाइम पे जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, ठीक है। ये बेसिक एंड्योरेंस हमारा 30 मिनट से ज्यादा का ही होता है, उससे कम का नहीं होता है। दूसरी चीज, जो भी एक्टिविटी आप करेंगे, जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे वो लो इंटेंसिटी पे करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, किस तीव्रता पे आप कर रहे हो, कितनी स्पीड के साथ आप उस एक्सरसाइज को कर रहे हो, ठीक है। अब जनरल इंड्योरेंस में भी लंबे समय तक होता है, लेकिन इसमें जो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, वो एरोबिक तो हो ही सकती हैं और एनारोबिक भी हो सकती है। मतलब कि एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करी जाती हैं, जिन्हें हम एनारोबिक एक्सरसाइजेज कहते हैं, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। इंटेंसिटी इसमें लो के साथ हाई भी आप कर सकते हो, लेकिन लंबे समय तक होगी, ठीक है। तीसरा है आपका स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या है, स्पेसिफिक वर्ड से ही समझ आता है कि किसी स्पेसिफिक खेल का जो एंड्योरेंस होता है। जैसे मैंने रेसलिंग का एग्जांपल दिया था, रेसलिंग में आपके अलग अलग होते हैं, 3-3 सेशन होते हैं 3-3 मिनट के, तो खिलाड़ी को 9 के 9 मिनट लगातार अपने आप को एनर्जेटिक रखना होता है, बिना थकान के अपनी पूरी ऊर्जा लगा के रखनी होती है, तो वो आपका स्पेसिफिक एंड्योरेंस है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। इसके चार टाइप्स हैं, स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडियम टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस वो होता है आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो 45 सेकंड्स के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, जैसे 400 मीटर दौड़ हो गई, तो उसके लिए आपको स्पीड एंड्योरेंस आप में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के लिए कोई भी एक्टिविटी जो 45 सेकंड से 2 मिनट तक चलती है और आप उसको अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप में शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस होना चाहिए, जैसे 800 मीटर रेस हो गई। मिडियम टर्म एंड्योरेंस में क्या है, 2 मिनट से 11 मिनट तक जो एक्सरसाइज चलती हैं, जो एक्टिविटी चलती हैं, जैसे 1500 मीटर रेस हो गई, स्टिपल चेज हो गई, उसके जो रनर होते हैं ना, उसमें मिडिल टर्म एंड्योरेंस बहुत अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या होता है दोस्तों, 11 मिनट से भी ज्यादा की जो एक्सरसाइज होंगी वो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का एग्जाम्पल होगा। उसमें जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे उनमें लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस होना जरूरी है। जैसे 5000 मीटर की जो क्रॉस कंट्री होती है, 10,000 मीटर की रेस हो गई, मैराथन हो गई, इनमें बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक घंटे की मैराथन होती है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ। 42.195 किलोमीटर की मैराथन होती है, आप सोच सकते हैं 40 किलोमीटर से भी ज्यादा की। अब आप उस रेस में अगर शॉर्ट टर्म इंडोरेंस लेके जाएंगे तो आप तो कहीं पे 1-1.5 किलोमीटर बाद कहीं पे छांव में बैठे मिलेंगे, ठीक है। तो वो खिलाड़ी इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि इनमें लॉन्ग टर्म इंडोरेंस बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो सिर्फ इतनी ही थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को,
और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि और भी हमारे चैनल से जुड़ सकें, और जितने भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।